Hello, welcome back all the students. This is Dr. Anubha Sharma and today we are going to discuss Unit 9, that is multicellular cellularity, structure function of animal life. ठीक है, तो आज जो चैप्टर हम इस पर्टिकुलर यूनिट में डिस्कस करेंगे दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है, कौन से ऑर्गन्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिस पर हम कैसे एनिमल्स के टाइप्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। इस पर्टिकुलर लेक्चर में एक तो मैंने आपको बताया कि हम एक्सक्रीशन डिस्कस करने वाले हैं, इसके अलावा ऑस्मोरेगुलरिटी और टाइप ऑफ एक्सक्रीटा क्या होगा, वेदर इट इज अमोनिया और यूरिया या क्या होगा, उसके बेसिस पर किस तरीके से कौन से एनिमल्स क्या एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीटरी वेस्ट उनके अंदर क्या होता है, वो वाली सारी की सारी डेफिनेशंस हम डिस्कस करेंगे। वाटर, यूरिया, इसका एक्सक्रीशन कैसे होता है, किडनी का क्या रोल है, ऑस्मोलैरिटी के बेसिस पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा का सारा जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर में आने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? सो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच हेल्प टू एलिमिनेट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए जो भी ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल हैं वो सारे के सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं। ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड इन वेरियस ऑर्गेनिज्म डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट एंड डाइट। बहुत तरीके के वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, उनकी हैबिटेट के हिसाब से, उनकी डाइट के हिसाब से। अगर कोई बहुत ही ज्यादा ड्राई एरिया में रहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ बिल्कुल पानी में रहते हैं जैसे कि फिशेस हो गई, तो उसके बेसिस पर उनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, वो अलग अलग होगा। सो दीज वेस्ट आर यूजुअली नाइट्रोजनस वेस्ट। ये जो वेस्ट होता है वो ज्यादातर क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एनिमल आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पर कि उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है। पहला टाइप है वो है अमोनोटेलिक, सेकंड यूरियोटेलिक एंड थर्ड वन इज यूरिकोटेलिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में, ये जो मैंने विकिपीडिया से पिक्चर्स लिए हुए हैं, इसमें वेरियस काइंड ऑफ फिशेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके पास प्लेंटी ऑफ वाटर है, उनका जो हैबिटेट है, उनका रहने की जो जगह है वो वाटर रिच है। ठीक है, तो इसीलिए इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया हाईली क्या होता है, हाईली वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, और अमोनिया टॉक्सिक भी होता है, तो अगर ये बॉडी में रहेगा तो टॉक्सिसिटी फैलाएगा, लेकिन क्योंकि इनका जो हैबिटेट है वो वाटर है तो अमोनिया आराम से उसमें डिसॉल्व हो जाता है और इनके स्किन के थ्रू, इनके गिल्स के थ्रू रिलीज हो जाता है। तो जितने भी फिशेस हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे अमोनोटेलिक कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अमोनिया आराम से रिलीज होगा और फिर डिफ्यूजन के थ्रू इनकी बॉडी सरफेस या गिल्स से रिलीज हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में किडनी का कोई इंपॉर्टेंट रोल है ही नहीं। ठीक है, तो किडनी की इनको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सो किडनी आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर रिमूविंग अमोनिया। सेकंड कैटेगरी है वो है यूरिकोटेलिक की, यूरियोटेलिक। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एलिफेंट है, डॉग है, व्हेल है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, ये मैमल्स हैं। और कुछ एम्फीबियंस भी हैं जो यूरियोटेलिक कैटेगरी में आते हैं और इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, दैट इज यूरिया। ठीक है, सो दीज एनिमल्स मेनली लिव ऑन लैंड, ये ज्यादातर लैंड पर रहते हैं। तो इनके लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट जो ये रिलीज करेंगे वो लेस टॉक्सिक होगा, क्योंकि इनका तो जो हैबिटेट है वो वाटर नहीं है कि वाटर में डिसॉल्व हुआ जैसा कि अभी हमने देखा और निकल गया स्किन के थ्रू, गिल्स के थ्रू। तो लेस टॉक्सिक वेस्ट की कैटेगरी में क्या आएगा, यूरिया आएगा एंड यूरिक एसिड भी आएगा। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो इनके लिए बेटर चॉइस का काम करती है एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है, अमोनिया तो हाईली टॉक्सिक होता है, आपको पता है। तो ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं वो लेस टॉक्सिक होती हैं, इसीलिए
इनका जो एक्सक्रीटिव वेस्ट है वो यूरिया होगा, और यूरिया क्या करेगा, लिवर क्या करेगा, जो पर्टिकुलर अमोनिया रिलीज हुई है उसको कन्वर्ट करेगा थ्रू ऑर्निथोसाइकिल यूरिया में, ठीक है। और यहां पर इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है किडनी का। सो किडनी एक्चुअली फिल्टर द यूरिया एंड रिलीज इट while potentially keeping some of the water balance। जितना भी ऑस्मो रेगुलरिटी करने के लिए जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, बॉडी की सेल्स के सर्वाइवल के लिए, उनकी फंक्शनैलिटी के लिए, उसका जो बैलेंस है वो बनाए रखने के लिए भी किडनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया यूरियोटेलिक कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं वो कौन से हैं, मैमल्स हैं और कुछ एम्फीबियंस हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो आ रही है वो है दैट यूरिकोटैलिक। वर्ड जो है वो अपने आप को डिफाइन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है दैट इज यूरिक एसिड। और यहाँ जो पिक्चर्स मैंने दिखाए हैं वो किसको दिखाए हैं, उनको जो कि ना पानी में रहते हैं ना लैंड पे रहते हैं, और अगर लैंड में रहते हैं तो बहुत ही ज्यादा डेजर्ट एनवायरमेंट पे रहते हैं, है ना। तो यानी कि बर्ड्स, स्नेक्स, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं। These animals excrete nitrogenous waste in the form of uric acid, which is converted into pellets or paste। तो ये तो हम आपको और हमको सबको दिखाई देता है कि ये जितनी भी बर्ड्स हैं हमारे आसपास भी रहती हैं, और उनका जो वेस्ट होता है वो पैलेट्स की फॉर्म में होता है, उसमें मिनिमम वाटर होता है। तो ये अपने वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए यूरिक एसिड को की फॉर्म में अपने एक्सक्रीटिव वेस्ट को रिलीज करती है। चलिए, तो एनिमल किंगडम के अभी हमने 3 कैटेगरी करी इस बेसिस पर कि भाई उनका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है। अब हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की कि उसमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो ऑर्गन है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उनमें प्राइमरीली कौन कौन से ऑर्गन होंगे जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो अगर हम कुछ लोअर एनिमल्स की बात करें तो वहां पर आता है सबसे पहली कैटेगरी प्रोटोनेफ्रिडिया, या जिसे फ्लेम सेल्स कहा जाता है, और ये मेनली पाए जाते हैं किसमें, फ्लैटवर्म्स में, जिसे हम प्लेटीहेल्मिन्थीज भी कहते हैं। कुछ एनेलिड्स भी इसके एग्जाम्पल हैं, रोटिफर्स भी इसके एग्जाम्पल हैं। और इनका ये जो फ्लेम सेल का जो मैंने यहाँ डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, ये इस तरीके के कुछ फ्लेम सेल्स होते हैं। और ये मेनली क्या करेंगे, ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन के लिए, यानी ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन भी इनका होता है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आई वो है नेफ्रिडिया। और नेफ्रिडिया किसमें पाए जाते हैं, नेफ्रिडिया पाए जाते हैं जितने भी केंचुए हैं, यानी कि अर्थवर्म जो हैं, या हम कह सकते हैं जो एनिलिड्स होते हैं, एनिलिडा वाली कैटेगरी में आएंगे। वो सारे के सारे उन सभी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, जो मेनली पार्ट होगा, जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, वो नेफ्रिडिया होगा। और इस पूरी पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो एक नेफ्रिडियम है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और कैसे दिखाई देता है। इंटेस्टाइन के जस्ट नीचे ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है, दिस इज नोन एज नेफ्रिडियम, ठीक है। ये करता क्या है, तो ये जो नेफ्रिडिया है ये भी अगेन रिमूव करेगा नाइट्रोजनस वेस्ट को एंड अपने आयनिक इक्विलिब्रियम को बनाए रखेगा, यानी कि अपने फ्लूइड को और आयनिक बैलेंस को बनाने का काम करता है, ठीक है। थर्ड कैटेगरी जो आ रही है वो होती है मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जितने भी मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं ये ज्यादातर इंसेक्ट्स पे पाए जाते हैं या कॉकरोचेस में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द फंक्शन, इसका क्या काम होगा, इट फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करेगा एंड कंट्रीब्यूट टू ऑस्मो रेगुलरिटी। ये आपको एक मैंने पिक्चर दिखाया हुआ है मेलपीजियन ट्यूब्यूल का, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हमें जो मेन बात है वो हमें याद रखनी है कि किस तरीके का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किस तरीके की क्लास में है, ठीक है, किसमें क्या पाया जाता है। इस पर कभी कभी क्वेश्चंस आपके डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है एंटिलिना ग्लैंड्स, और जिसे मेनली कहा जाता है ग्रीन ग्लैंड्स। ये पाए जाएंगे क्रस्टेशियंस में या प्रॉन्स में, जैसे जितने भी क्रस्टेशियंस प्रॉन्स हैं उन सभी में एंटीनेल्स या ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती है। अब आते हैं ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, जो कि मेन हमारा आज का टॉपिक है। और आपको पता है कि जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो मेन ऑर्गन है, उसे क्या कहा जाता है, यस आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, वो किडनी होता है,
ठीक है, तो ह्यूमन में 1 पेयर ऑफ किडनी पाई जाती है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये 1 पेयर ऑफ किडनी। जब 1 पेयर ऑफ किडनी है तो ये इसमें 1 पेयर ऑफ यूरेटर भी पाया जाएगा, राइट। एक ये रहा और दूसरा ये रहा, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड एक यूरेथ्रा, ठीक है। सो 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड देन 1 यूरेथ्रा। ये जो सिस्टम है ये पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। तो किडनी कैसी दिखाई देती है, तो हमें पता है कि किडनी का जो कलर है वो होता है रेडिश ब्राउन। एंड क्या शेप होती है, तो किडनी की शेप होती है इस तरीके की, कुछ कुछ आप कह सकते हैं कि ये बीन शेप की होती है ना। तो किडनी की जो शेप है वो बीन शेप है और इसका कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो किडनी इज सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर, जो T12 होता है और L3 है, इसके बीच की जो रीजन में है वहां पर हमारी किडनी पाई जाती है। और इट इज प्रेजेंट इन द डोर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके पीछे की तरफ, यहाँ पर पीछे की तरफ डोर्सल वॉल पर किडनी पाई जाती है। किस किस के बीच में पाई जाती है, पाई जाती है T12 एंड L3 लंबर वर्टिब्रे के बीच में पाई जाती है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अवर किडनी, जो एक नॉर्मल साइज की जो किडनी होती है उसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ है 5 to 7, थिकनेस है 2 to 3 एंड वेट है 120 to 170 ग्राम। अगर आपको इसको मेजरमेंट्स याद करनी है तो हम इस तरीके की थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है वो 10 से 12 सेंटीमीटर है सॉरी, और विड्थ इसकी जस्ट हाफ है, तो ऑलमोस्ट हाफ है यू कैन से, तो हम 5 से 7 बोल देंगे। और जो थिकनेस है वो उससे भी कम है, यानी कि अब इसका हाफ कर देंगे तो 2 to 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अब एक नजर डालते हैं किडनी के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। सो ये किडनी एक देखिए आपको यहाँ पर दिखाई हुई है, T12 और L3 के बीच में डोर्सल साइड पर किडनी प्रेजेंट है और किस कलर की है, रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप। दिखाई दे रहा है ना, ये बीन शेप है, यस। सो ये जो किडनी है इस टाइम बात कर रहे हैं राइट किडनी की, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका जो अंदर वाला साइड है, अंदर वाला साइड किस तरीके की शेप का दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कॉनकेव शेप का। सो द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी हैज अ नॉच कॉल्ड द हाइलम। जो अंदर वाला साइड है उसमें एक इस तरीके का नॉच प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उस नॉच को क्या कहा जा रहा है, उस नॉच को कहा जा रहा है, एक अंदर की तरफ डिप्रेशन होता है, यहां पर भी ये डिप्रेशन दिखाया हुआ है, इस डिप्रेशन को बोला जा रहा है हाइलम, ठीक है। थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंटर, है ना। ये जो अंदर की तरफ नॉच है इसी के थ्रू तो यूरेटर, ये जो यूरेटर है क्रीम कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये अंदर जा रही है, रीनल वेन अंदर जा रही है, रीनल नर्व अंदर जा रही है। तो ये हाइलम के थ्रू ही जितनी भी चीजें हैं बाहर से, जो ब्लड वेसल्स ब्लड ले जा रही हैं, जो ला रही हैं, जो यूरिन ले जा रहा है, वो सारा का सारा एंट्री यहीं से हो रही है। कहाँ से हो रही है, हाइलम से हो रही है, ठीक है। तो ये रहा हाइलम, ये पूरा जो रीजन है वो हाइलम है। और इस हाइलम में ये जो ब्लू कलर की है वो रीनल वेन है, ये जो येलो कलर की है वो रीनल नर्व है और ये यूरेटर है, दिस वन, ठीक है। ये यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं ये जो हाइलम था, ये वाला एरिया, इसके अंदर क्या है, अब ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है आपको, इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोला जा रहा है रीनल पेल्विस। यानी कि ये जो हाइलम था इसके अंदर एक ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ऐसे और ऐसे ब्रॉड हो गया ना ये। तो ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इस छोटे वाले डायग्राम में देख लेते हैं, ये हमारी किडनी है, रेडिश ब्राउन कलर की है, बीन शेप है, देयर इज अ डिप्रेशन इन बिटवीन, जिसका जो कॉनकेव साइड है उसमें एक डिप्रेशन है। और ये डिप्रेशन से क्या जा रहा है, यूरेटर जा रहा है, वेन जा रही है, आर्टरी जा रही है, ठीक है। और इसको जब हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो एक फनल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इतना चौड़ा फनल लाइक ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको कह रहे हैं रीनल पेल्विस। तो रीनल पेल्विस कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट इनसाइड द हाइलम, ठीक है। और ये जो रीनल पेल्विस है इससे कुछ प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं,
यानी कि जैसे अगर मैं अपने हाथ की बात करूं, अगर इस हाथ को देखें तो अगर ये चौड़ा, ये फनल लाइक स्ट्रक्चर अगर इसको माने तो इससे ये जो प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं, जो मैं फिंगर्स की बात कर रही हूं, इस तरीके के कुछ प्रोजेक्शंस निकले हुए हैं जो इनिशियली थोड़े चौड़े हैं फिर पतले हो गए हैं, चौड़े हैं फिर पतले हो गए हैं, चौड़े हैं इनिशियली फिर पतले हो गए हैं। ठीक है, अगर हम थोड़ा थोड़ा इसको अपने हाथ के साथ कंपेयर करें तो ये जो रीनल पेल्विस है, इसकी जो प्रोजेक्शंस हैं उनको सबसे पहले ब्रॉडली क्या कहा जा रहा है, उन्हें कैलिक्स कहा जा रहा है, कैलिक्स बोला जा रहा है। और जो कैलिक्स इनिशियली ब्रॉड थे, जैसे फिंगर्स हमारी इनिशियली ब्रॉड होती हैं फिर आगे जाके नाखून की तरफ पतली हो जाती हैं, तो जो ब्रॉड वाला पार्ट है उसे बोलेंगे हम मेजर कैलिक्स, और जो आगे जाके पतला हो गया उसे हम बोल रहे हैं माइनर कैलिक्स। ठीक है, तो जो रीनल पेल्विस यानी कि जो फनल लाइक स्ट्रक्चर था उससे ये जो प्रोजेक्शंस निकले हुए थे, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो निकले हुए थे, उन्हें कैलिक्स बोल रहे हैं, और उनके ब्रॉड वाले पार्ट को मेजर कैलिक्स बोल रहे हैं, और उनके पतले वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, जो नैरो है उसे क्या बोला जा रहा है, उसे बोला जा रहा है माइनर कैलिक्स। ठीक है, अब ये हो गया इसका अंदर का। अब हम देख रहे हैं कि इसके भाई ये तो अंदर का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बाहर की तरफ कुछ डार्क ब्राउन कलर का लेयर दिखाई दे रही है, तो इस लेयर को क्या बोलते हैं, ये जो आउटर लेयर है उसे कहा जाता है कैप्सूल। इट इज अ टफ लेयर। पूरी किडनी के बाहर की तरफ एक टफ लेयर होती है जिसे बोलते हैं कैप्सूल। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्सूल। ठीक है, और ये जो ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर है इसको मैंने आपको क्या बताया, रीनल पेल्विस। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्शंस हैं इनिशियली जो पहले है वो है मेजर, फिर पतला हो गया माइनर। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्शंस हैं वो आगे जाके कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरीके, है ना, कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरीके का। ये देखिए, तो इनको बोला जा रहा है पिरामिड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं कि किडनी को अगर हम कट करें बीच में से, तो ये जो हमारी किडनी है अगर इस तरीके से इसको कट किया जाए तो जो बाहर का पार्ट है, आउटर पार्ट है, ये इसको बोला जा रहा है कॉर्टेक्स, और जो अंदर का पार्ट है उसे बोला जा रहा है मेड्यूला। ठीक है, तो इनसाइड द किडनी देयर आर टू मेन जोन। आउटसाइड वाला जो है उसको क्या कह रहे हैं, कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, और जो इनसाइड वाला है उसे बोला जा रहा है मेड्यूला। द मेड्यूला इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉनिकल मासेस, जो मैंने अभी आपको लास्ट वाली पिक्चर में दिखाए, ये दिखाए ना, मेड्यूला वाले रीजन में कुछ कॉनिकल फ्लास्क हैं। ठीक है, तो ये जो कॉनिकल फ्लास्क हैं उनको क्या कहा गया, उन्हें कहा जा रहा है मेड्यूलरी पिरामिड्स, जो कि कैलिक्स से निकलते हैं। जो कैलिक्स ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई थी ना, ये आगे जाके इस तरीके के पिरामिड बन रहे थे, उसे मेड्यूलरी पिरामिड कहा जा रहा है। So the cortex extended between medullary pyramid as renal column is also known as column of Vertini. This is again very important point जो हमें याद करना है। चलिए इसी डायग्राम में देखते हैं। ये कह रहे हैं कि कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेड्यूला के अंदर धसा हुआ है, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो मेड्यूला के अंदर धसा हुआ है उसको क्या कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं कॉलम ऑफ वर्टिनी। उसे बोला जा रहा है कॉलम ऑफ वर्टिनी, क्योंकि वो किस किस के बीच में है, दोनों पिरामिड्स के बीच में है। वो जो हमारे मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं उसके बीच में धसा हुआ है वो पार्ट कॉर्टेक्स का, लेकिन अंदर की तरफ है, उसे कॉलम ऑफ वर्टिनी कहा जा रहा है। चलिए, तो ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर की बात रही, जो किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं नेफ्रॉन की, जो कि क्या है, नेफ्रॉन इज नोन एज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है, इट इज नेफ्रॉन, हम सभी को पता है। ठीक है, सो ईच किडनी कंटेन नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। कितने होते हैं, हर किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिससे कि क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है, और ब्लड में प्रेजेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेपरेट आउट होते हैं ब्लड से। तो उसकी जो फंक्शनल यूनिट है, जो मेनली काम करती है, वो नेफ्रॉन होती है, और वो कितनी है,
हर किडनी में कितनी है, 1 मिलियन। अब नेफ्रॉन को डिवाइड किया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। तो जो पहला पार्ट है नेफ्रॉन का उसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस, फर्स्ट पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है उसे कहा जाता है रीनल ट्यूब्यूल्स। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस, और दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या है भाई, कोई आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, नेफ्रॉन क्या कर रहा है, ब्लड को छानने का काम कर रहा है, फिल्टर कर रहा है उससे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो और वो एक्सक्रीट प्रोडक्ट आएंगे कहां से, थ्रू ब्लड आएंगे, ठीक है। तो जो ब्लड, एक बड़ी आर्टरी ब्लड जो ला रही है उसका वो अल्टीमेटली जाके इस तरीके से कुछ कैपिलरीज में बट जाती है। तो वो जो कैपिलरी का जो नेटवर्क है उसी को ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टरियोल। और रीनल ट्यूब्यूल क्या होता है, इट बिगिंस विद वुमेन्स कैप्सूल एनक्लोजिंग विद द ग्लोमेरुलस कंटेन पीसीटी, या फिर पीसीटी की फुल फॉर्म क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। चलिए अब इसका डायग्राम अगली स्लाइड में देखते हैं, ताकि ये जो बातें अभी मैंने आपको बताई वो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यस, तो ये जो मैंने आपको बताया, यहां से ब्लड आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, एफरेंट आर्टियोल लेके आ रहा है। जब यहां से ब्लड आ रहा है तो ये जाके डिफरेंट कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, पतली पतली। तो ये जो कैपिलरीज में डिवाइड हुई है इसी को क्या कहा जा रहा है, इसको कहा जा रहा है ग्लोमेरुलस, जो कि क्या है, एक कैपिलरी नेटवर्क। लिखा हुआ है ना यहाँ पर, जो क्या है, एक कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है ये जिसे कह रहे हैं वोमेन्स कैप्सूल। ये रहा ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोला जा रहा है वोमेन्स कैप्सूल, जिसके अंदर जो ये जो कैपिलरी आर्टरीज हैं उसका जो जाल है वो धसा हुआ है, एज अ कप लाइक स्ट्रक्चर है वुमेन्स कैप्सूल। उसके बाद है पीसीटी, ये देखिए जहां जहां मेरा ये कर्सर चल रहा है, पीसीटी, ठीक है। इसके बाद एक लंबा सा लूप लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, एक लूप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे बोल रहे हैं लूप ऑफ हेनले, LOH, ठीक है। और फिर ये जाके ऊपर जाके फिर से एक दूसरे पार्ट में डिवाइड हो रहा है जिसे बोलते हैं DCT। तो कौन कौन से पार्ट रहे, वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड DCT, ठीक है। ओके, सो रीनल ट्यूब्यूल के जो जितने पार्ट हैं हमारे, वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, DCT, तो क्या कलेक्टिंग डक्ट भी इसका पार्ट है? कलेक्टिंग डक्ट भी क्या इसका पार्ट है? नहीं, कलेक्टिंग डक्ट इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट कई जगह से ब्लड, देखिए यहां से किसी और नेफ्रॉन से कलेक्ट कर रही है, यहां से किसी और से कलेक्ट कर रही है। तो ये तो कॉमन पार्ट है बिटवीन डिफरेंट नेफ्रॉन्स, ठीक है। ये किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं, ठीक है। तो ये हमारे को ध्यान रखना है कि कलेक्टिंग डक्ट को किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट हम नहीं मानेंगे। अच्छा, अब इस डायग्राम में हम आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये जो आर्ट्रियोल जो ब्लड लेकर आ रही है उसका डायमीटर कैसा है, ज्यादा है, यानी कि ये चौड़ा है, वाइड है। और जो लेकर यहां से जा रही है उसका डायमीटर कैसा है, कम है ना। जब ज्यादा ब्लड जा रहा है और कम ब्लड वापस इस तरफ आ रहा है तो क्या हो रहा है, ज्यादा जाएगा कम निकलेगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, है ना। तो जब जो प्रेशर क्रिएट होगा यहाँ कैपिलरीज में, उस प्रेशर के कारण ही ब्लड जो है फिल्टर होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? ओके, चलें अब अगले डायग्राम की तरफ चलते हैं। यस, सो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलस एंड वुमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड मेलपिजियन कॉर्पस्कल, मेलपिजियन कॉर्पस्कल, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये जो हमारा वुमेन कैप्सूल के अंदर डली हुई वो कैपिलरीज जिनको हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, उसको कलेक्टिवली अगर एक टर्म में बोला जाएगा तो उसे मेलपिजियन कॉर्पस्कल्स कहते हैं, ठीक है। तो मेलपिजियन कॉर्पस्कल्स, पीसीटी, DCT एंड कॉर्टिकल, ये तीनों पार्ट यानी कि 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों पार्ट कहाँ पाए जाते हैं, कॉर्टिकल रीजन में पाए जाते हैं। किडनी के कॉर्टिकल रीजन में ये तीनों के तीनों पार्ट पाए जाते हैं। ये किडनी का एक
सेक्शन आपको दिखा रखा है। तो ये देखिए, ये यहां से ऊपर पाए जाते हैं ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट जिसे मेल्पिजियन कॉर्टिकल्स बोल रहे हैं, पीसीटी वाला पार्ट और डीसीटी वाला पार्ट। ये तीनों का तीनों जो पार्ट है वो कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्टिकल रीजन में या कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। जबकि ये लूप ऑफ हेनले जो है ये कहाँ पाया जाता है? लूप ऑफ हेनले पाया जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वाले रीजन में, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में। और वो उनमें पाया जाता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन वाले रीजन में, उन्हीं नेफ्रॉन्स में पाया जाएगा जिनका जो है लूप ऑफ हेनले कुछ ज्यादा लंबा हो। ठीक है, सो यही यहां पर मेंशन किया हुआ है कि लॉन्गर लूप ऑफ हेनले एक्सटेंडिंग इनटू द मेडुला फॉर्म द जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट, वेस्ट एलिमिनेशन एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। यस, तो नेफ्रॉन का क्या काम बताया गया यहाँ पर? क्या करते हैं नेफ्रॉन? हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड का बैलेंस बना के रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना के रखते हैं। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बनता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, तो उसको एलिमिनेट करने का काम करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस बनाए रखने का काम करते हैं, ताकि उस होम्योस्टेटिक एनवायरनमेंट में जितनी भी सेल्स हैं अलग अलग ऑर्गन की, वो अपनी ऑप्टिमम कंडीशन में नॉर्मल तरीके से काम कर सके, उनके फंक्शनैलिटी पे कोई इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, अगर वो वेस्ट प्रॉपरली एलिमिनेट नहीं होगा बॉडी से, तो क्या होगा? बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो नेफ्रॉन हमारी बॉडी को के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि किडनी हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही एसेंशियल ऑर्गन होती है। चलिए अब अगला देखते हैं कि यूरिन कैसे बनती है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी हमने जर्नल स्ट्रक्चर देख लिया, कहाँ पाया जाता है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली कैसे कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, उसका सारा का सारा स्ट्रक्चर अभी हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यूरिन फॉर्मेशन के जो मेन स्टेप्स हैं वो 3 होते हैं। एक होता है फिल्ट्रेशन, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट वन इज रीअब्जॉर्प्शन एंड देन सिक्रेशन। पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज सिक्रेशन। ठीक है, सो सबसे पहला वाला जो है वो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी हर मिनट 1100 से लेके 1200 ml ब्लड फिल्टर करती है और पूरे दिन में 180 लीटर जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। 180 लीटर, ठीक है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और जो फिल्ट्रेशन होता है वो 3 डिफरेंट लेयर से होकर गुजरता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एफरेंट आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, और जब ये ब्लड लेके आ रही है तो ब्लड यहाँ गया, ठीक है, ग्लोमेरुलस में गया, और इसने फिर अगर जब ब्लड फिल्टर होगा तो क्या होगा? पहले ये अपनी कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसको क्रॉस करेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ एपिथेलियल लेयर्स होती हैं जो कि पोडोसाइट से लगकर बनी हुई होती हैं, उस वाली लेयर को क्रॉस करेगा। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जब फिल्ट्रेशन होता है तो वो 3 लेयर्स को क्रॉस करता है, ठीक है, 3 लेयर्स को क्रॉस करता है। तो कौन कौन सी मैंने आपको बताई? एक है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल, एपिथेलियम ऑफ वोमन्स कैप्सूल, एक तो ये इसकी अपनी है ना, एंडोथेलियम जो ब्लड वेसल की एंडोथेलियम है, ये जो ब्लड वेसल आ रही है इसकी लेयर को क्रॉस करेगा। इसके बाद वोमन्स कैप्सूल की एपिथेलियम को क्रॉस करेगा, और इन दोनों के बीच में ये जो लाइट ब्राउन कलर का आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा है उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि जो फिल्ट्रेशन है वो 3 लेयर से होकर गुजरता है, तब वो क्रॉस कर पाता है इस पर्टिकुलर एरिया को। There is very minute space between epithelial cell of woman's capsule, which is known as filtration slit or slit pore. Filtration slit जो है बहुत ही छोटे छोटे, क्योंकि इसकी जो एपिथेलियल है वो क्या होती है? सूडोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है। तो जब सूडोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं
ये ब्लड वेसल की लेयर है, ये यहाँ रहा। यहाँ पर अगर सूडोपोडिया जैसा इस तरीके का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो यहाँ पे छोटे छोटे होल रहते हैं इसके। इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए, ठीक है, तो ये रही हमारी ब्लड वेसल। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये तीसरी एपिथेलियल लेयर जिसके जो आउटर सरफेस पर है, इसकी दो लेयर हैं। ये है इनर सरफेस और बाकी जो बाहर की है ये वाली इनर सरफेस है इस वाले डायग्राम में अगर आप देखें, और ये जो बाहर की है ये आउटर सरफेस है। इसके बीच में ये जो मैंने डार्क कर दी है ये होल्स हैं, सो इसको हम कह सकते हैं स्लिट। ये हैं पोडोसाइट्स। व्हाट इज दिस? पोडोसाइट। तो ये स्लिट है, तो इसने पहले यहां क्रॉस किया, फिर इस लेयर को क्रॉस किया, फिर ये यहां पर आया, ब्लड वेसल को क्रॉस किया, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, फिर एपिथेलियल सेल को क्रॉस करके स्लिट के थ्रू अंदर आ गया। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यही यहां पर बताया गया है कि देयर इज वेरी माइन्यूट स्पेस बिटवीन एपिथेलियल सेल ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, जो कि पोडोसाइट की बनी हुई है, एंड इट इज नोन एज फिल्ट्रेशन स्लिट और स्लिट पोर्स। Only protein pass on the lumen of women's capsule, therefore it is considered as a process of ultrafiltration. इसको पास होने के लिए बाकी कुछ भी नहीं आएगा, कोई ब्लड प्लेटलेट्स नहीं आएंगे, केवल प्रोटीन पास हो सकती है, इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इलेक्ट्रोलाइट्स भी होंगे, इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। चलिए, अब अगला जो स्टेप है वो है रीएब्जॉर्प्शन। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एफ्रंट आर्टरी है, यहां से ब्लड आया, ये रहा ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, ठीक है, इससे ब्लड निकल के इस बीच वाली व्हाइट वाली लेयर्स में आया जिसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला था, फिर वुमेन्स कैप्सूल में आया, और उसकी ये जो ब्लैक वाली लाइन है यहाँ पे पोडोसाइट्स लगे हुए थे, उसके बीच में छोटी छोटी स्लिट्स थी, उसे क्रॉस करते हुए वो नीचे आ गया। अब ब्लड यहाँ आ तो गया है, और मैंने आपको बताया 180 लीटर पर डे फिल्टर होता है, तो क्या ये सारा का सारा एज अ यूरिन ह्यूमन बीइंग पास कर देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना अगर पास करेंगे तो बिल्कुल जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम तो सारे अपने इलेक्ट्रोलाइट और जितना वाटर कंटेंट है उसे रिलीज कर देंगे, हमारी सेल्स काम कैसे करेंगे? तो इसमें से जो 99% फिल्ट्रेट होता है वो हमारी बॉडी जो रीनल ट्यूब्यूल है वो उसको रीएब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, कितना कर लेती है? 99%। ओनली 1% जो है उसे एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट और यूरिन की फॉर्म में रिलीज करती है हमारी बॉडी। ठीक है, और उसमें जो रीएब्सॉर्ब करेगी उसमें क्या क्या कंटेंट होंगे? जितने भी इंपॉर्टेंट हैं आरबीसी को छोड़ के, जितने भी मतलब ब्लड सेल्स को छोड़ के, ब्लड सेल्स को छोड़ के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, वो वेदर आपकी आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, इन सब को छोड़ के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंटेंट लाइक ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम है ना, हाइड्रोजन आयंस हैं, इन सभी को, वाटर है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, इन सभी को बॉडी पैसिवली और एक्टिवली, कहीं कहीं किसी किसी एरिया में एक्टिवली, वो आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम आर रीएब्जॉर्ब एक्टिवली, इन्हें एक्टिवली एब्जॉर्ब किया जाता है, जबकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है पैसिवली। थोड़ा सा नाइट्रोजनस वेस्ट भी एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर इज रीएब्जॉर्ब पैसिवली इनिशियली इन इनिशियल सेगमेंट, और उसके बाद एक्टिवली किया जाता है। ठीक है, तो ये एफरेंट आर्टरी है, जैसा कि मैं आपको डायग्राम में बता पा रही हूँ। यहाँ फिर ग्लोमेरुलस से गया, व्हाइट वाला एरिया क्रॉस, रेड वाला एरिया क्रॉस किया, व्हाइट वाला एरिया क्रॉस किया, ब्लैक वाला एरिया क्रॉस किया, फिर यहाँ पर ब्लड आया। ठीक है, अब वो कहाँ आ रहा है? वो आ रहा है नीचे की तरफ, वहां पर अपने अपने एरिया में रीअब्जॉर्प्शन शुरू होगा। ठीक है, ओके। सो जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये जो हमारा पूरा का पूरा एरिया था, इस पूरे के पूरे एरिया में साथ साथ ये ब्लड वेसल्स चल रहे हैं। ब्लड वेसल्स रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, नेफ्रॉन के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी चल रहे हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि ये ब्लड आया एफरेंट आर्टरी से और ये निकल रहा है ईफ्रेंट आर्टरी, जिसे ईए बोलते हैं और इसे एए बोलते हैं। ठीक है, अब ये जब नीचे जा रहा है डाउन डाउन डाउन, तो आप देख रहे हैं कुछ रीजन पे ये पैरेलल है किसके? लूप ऑफ हेनली के।
ठीक है, तो लूप ऑफ हेनली के अराउंड जो पैरेलल चल रहा है और फिर इसने एक शेप पर्टिकुलर बना ली। क्या शेप बना ली? यू शेप बना ली। उस यू शेप स्ट्रक्चर की कैपिलरीज को क्या कहा जा रहा है? उस यू शेप स्ट्रक्चर कैपिलरीज को कहा जा रहा है वासा रेक्टा। ठीक है, वासा रेक्टा, क्योंकि जैसे कैपिलरीज यहां बनी हुई थी, एफरेंट आर्टरीज ने बनाई, वैसे ही इफरेंट आर्टरी जब नीचे आई, ब्लड लेकर आई फिल्टर करने के बाद, तो उसने फिर से नेटवर्क बना दिया और उसके अराउंड बना दिया। ठीक है, किसके अराउंड बना दिया? लूप ऑफ हेनली के अराउंड बना दिया। ठीक है, और वो पैरेलल चल रहा था और एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाया और उस यू शेप स्ट्रक्चर को बोला वासा रेक्टा। सो द efferent artery emerging from glomerulus form a fine capillary network around the renal tubule. renal tubule के चारों तरफ एक फाइन नेटवर्क बना दिया और जिसे कहा गया है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। इस पूरे जाल को, मतलब इस यू शेप स्ट्रक्चर को तो वासा रेक्टा कहा जा रहा है, लेकिन ये जो पूरी कैपिलरीज का जाल दिखाई दे रहा है उसे बोला जा रहा है पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज। ओके, a minute vessel in this network run parallel to the loop of Henle, जो कि यू शेप है, इसे कहा जा रहा है वासा रेक्टा, एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया। वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये बहुत ही कम होता है या हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में। ठीक है, अब देखते हैं सिक्रीशन वाला पार्ट। So the tubular cells secrete substance like hydrogen ion, potassium ion, ammonia, इन सभी को secrete करते हैं। It is important step in urine formation as it help in maintaining ionic and acid base balance in our body. ठीक है, तो ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या क्या रहेगा? ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल के डिफरेंट पार्ट में किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होगा और कैसे होगा और क्यों होगा, उसको देख रहे हैं। सबसे पहले जो रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट है वो है पीसीटी, जिसे बोला जा रहा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पीसीटी इज रीएब्जॉर्प्शन लाइन्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें याद रखनी है कि इसकी जो एपिथेलियम है वो ब्रश बॉर्डर्ड होती है, जबकि डीसीटी की सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। इट इज प्रेजेंट नियरली it is reabsorb nearly all organic nutrients like glucose, polypeptide, amino acids actively. ठीक है, it also reabsorb electrolytes, especially sodium ion and all plasma protein. जो प्लाज्मा प्रोटीन क्रॉस कर रही थी उन सभी को पीसीटी एक्टिवली क्या करता है? रीएब्सॉर्ब कर लेता है। तो और मेनली जो मेन एब्जॉर्प्शन होता है ज्यादातर आयंस का, ज्यादातर प्रोटीन्स का, जितने भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और वाटर का 70 to 80% पार्ट, इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर रीएब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम बाइकार्बोनेट आयंस का भी 90% का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। किस वाले पार्ट में? पीसीटी वाले पार्ट में। तो मैं किस पार्ट की बात कर रही हूँ इस डायग्राम से देखेंगे, एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम है, मैं इस पार्ट की बात कर रही हूँ, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यही तो है पीसीटी, लिखा हुआ है ना पीसीटी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पीसीटी वाला पार्ट है जो कि कॉर्टेक्स वाले एरिया में प्रेजेंट होता है, किस किस का एब्जॉर्प्शन हो गया? वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स का, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का, जैसे कि ग्लूकोज है, अमोनियम आयन है, सॉरी नॉट अमोनियम, ग्लूकोज है, NaCl है, बाइकार्बोनेट आयंस हैं, उन सभी का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिवली यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ से ब्लड आया वो कहाँ चला? ब्लड पहले यहाँ पर चला और इसके बाद ये नीचे की तरफ जा रहा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। डिसेंडिंग लूप में जहां पर आ रहा है, तो ये डिसेंडिंग लूप जो है इसमें क्या होता है, ये जो मेडुलर वाली पार्ट में है ये परमेबल होता है केवल H2O के, केवल H2O के लिए परमेबल होता है। तो जब नीचे की तरफ जैसे जैसे ब्लड मूव करेगा H2O जो है वो रीएब्सॉर्ब होता रहेगा। ठीक है, H2O रीएब्सॉर्ब होता रहेगा और ये फिर अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा हो जाएंगे। ऑब्वियसली अंदर इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वाटर कंटेंट तो रीएब्सॉर्ब हो रहा है। अब जैसे ही ये क्रॉस होके थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में जाएगा तो ये वाला पार्ट H2O के लिए परमेबल नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए परमेबल है? यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है, ये परमेबल है NaCl, ये परमेबल है NaCl।
ठीक है, तो यहाँ पर NaCl जो है बाहर निकलता है, H2O नहीं निकल पाता है, रीएब्जॉर्ब होता है NaCl, फिर ये ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ने के बाद फिर से दोबारा NaCl ही रीएब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, अब ये दोबारा से थिक असेंडिंग लिम्ब में आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये आ गया कहां पर, DCT वाले पार्ट में क्या हुआ, यहां पर मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब हो गया, यहां पर NaCl एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो पार्ट था वो PCT में एब्जॉर्ब हो गया था। ठीक है, बचा कुचा यहां पर हो गया और NaCl यहां एब्जॉर्ब हो गया। इसके बाद DCT में कंडीशनली NaCl, H2O एंड बाइकार्बोनेट आयन रीएब्जॉर्ब होते हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन 90% तो यही रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, बचे कुछ 10% यहाँ पर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो 100% एब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट आयन का हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो ब्लड है वो ब्लड जाता है कलेक्टिंग डक्ट में कंडीशनली क्या होता है, कुछ हार्मोन्स की प्रेजेंट में, वो DCT में भी प्रेजेंट होंगे। कंडीशनली मींस इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन हार्मोन, जैसे कि वेसोप्रेसिन हुआ, उसकी प्रेजेंस में जो है कुछ पानी वाटर रीएब्जॉर्ब होता है और कुछ यूरिया भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है। और जो यूरिया रीएब्जॉर्ब होता है वो फाइनली दोबारा से कहाँ चला जाता है, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब में चला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि कैसे होगा मूवमेंट ऑफ लिक्विड अलोंग द नेफ्रॉन। क्या हुआ, यहां से पूरा का पूरा ब्लड PCT में होते हुए लूप ऑफ हेनले में गया, इसके डिसेंडिंग लिम्ब में गया, देन असेंडिंग लिम्ब में गया, फिर DCT में गया, देन कलेक्टिंग लिम्ब में गया। यहां पर मेनली क्या एब्जॉर्ब हो गया, PCT में जितने भी एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे, वाटर था, NaCl था, बाइकार्बोनेट आयन थे, मैक्सिमम 90% यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गए, है ना, एंड 70 to 80% वाटर भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया। अब जो बचा कुचा वाटर था वो डिसेंडिंग लूप में एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि इसकी परमेबिलिटी केवल वाटर के लिए ही है, तो यहाँ पर केवल वाटर एब्जॉर्ब हो गया। अब जब जैसे ही ये ब्लड मूव कर रहा है असेंडिंग लिम्ब में, तो यहाँ पर परमेबिलिटी चेंज हो गई, यहाँ वाटर के लिए परमेबिलिटी नहीं है, NaCl के लिए परमेबिलिटी है, तो NaCl एब्जॉर्ब हो गया। अब फिर दोबारा ये जब आगे बढ़ा तो कंडीशनली मींस इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन हार्मोन्स, बचा कुचा जो NaCl है या जो वाटर है या बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो एब्जॉर्ब हो गए। उसके बाद जो ब्लड है वो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, और वहां पर भी इन द प्रेजेंस ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है, उसकी प्रेजेंस में, या जिसे वेसोप्रेसिन कहते हैं, बचा हुआ वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ अमाउंट में यूरिया भी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब यूरिया एब्जॉर्ब क्यों होता है वो हम आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, उसके क्या फायदे हैं वो आगे आने वाली स्लाइड्स में। इतना एब्जॉर्प्शन आपको समझ में आ गया? चलिए अब अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप, रीएब्जॉर्प्शन इज इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम, काफी कम होता है क्योंकि PCT में ज्यादातर हो चुका है, बताया है आपको कि 70 to 80% ज्यादातर चीजें वहां एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इट एक्चुअली प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल टू मेंटेन द हाई ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में लूप ऑफ हेनले का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। द फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द एज इट मूव डाउन एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेएबल टू वाटर। जो अभी अभी हमने देखा कि लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लिम्ब था वो केवल पानी या वाटर के लिए परमेएबल था, इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं था, है ना। तो फिल्ट्रेट गेट्स डाइल्यूट एज इट पास अपवर्ड बिकॉज द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेएबल टू वाटर। अभी अभी आपसे डिस्कस किया, जो असेंडिंग लिम्ब था वो वाटर के लिए इम्परमेएबल था लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेएबल। तो इलेक्ट्रोलाइट वहां से रीएब्जॉर्ब होते हैं लेकिन वाटर एब्जॉर्ब नहीं। अगला है DCT। DCT में क्या होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम आयन का या इलेक्ट्रोलाइट्स का और वाटर का, एंड कैपेबल टू रीएब्जॉर्ब HNO, ये कार्बोनेट आयंस को भी एब्जॉर्ब करते हैं। सो इट एक्चुअली मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस बाय सिक्रेटिंग हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस। हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस जो हैं उनको ये रिलीज करते हैं, सिक्रेट करते हैं, ताकि बॉडी का जो सोडियम पोटेशियम बैलेंस है वो बना रहे। ठीक है, अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट में एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी
टू द इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला। आपने देखा था अभी डायग्राम कि कॉर्टेक्स ऑफ से लेके इनर पार्ट ऑफ मेड्यूला तक कनेक्टिंग डक्ट जो है वो बनी हुई है। यहाँ पर क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्सॉर्ब हियर टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। जो बचा कुचा पानी था वो यहाँ पर रीएब्सॉर्ब हो जाता है, ताकि क्या होता है, जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिनिमम पानी वेस्ट करते हुए यूरिन रिलीज हो जाए। अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया टू कीप अप ऑस्मोलैरिटी, secrete hydrogen ion, potassium ion to maintain ionic and pH of the body। ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट की जो मैकेनिज्म है वो कैसे होती है। देखिए ये डायग्राम अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो है ये जो कैपिलरीज का जाल होता है, वही जो नीचे यू शेप स्ट्रक्चर बना रहा है उसे क्या बोल रहे हैं हम, वासा रेक्टा, है ना। और ये जो वासा रेक्टा है और ये जो रीनल ट्यूब्यूल है, ये दोनों ही मिलके फिल्ट्रेट को की मैकेनिज्म को अंजाम देते हैं। कैसे, जो हमारी जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है 300, और वो नीचे जाकर उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है 1200 के आसपास हो जाती है। फिर वो कैसे 300 में कन्वर्ट होती है वो यहाँ पर आपको मैकेनिज्म बताई जा रही है। तो मैमल्स हैव टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। यस, बिल्कुल सही बात है। सो द लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। कौन सी चीज है, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा, ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर इसको वासा रेक्टा को अलग करके आपको दिखाया हुआ है इस डायग्राम में। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये नेफ्रॉन। चलिए तो देखिए, जैसे एफ्रंट आर्टरी से ब्लड आया, ग्लोमेरुलस में गया, फिर उसने ग्लोमेरुलस की लेयर क्रॉस की, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस की, और फिर पोडोसाइट्स को क्रॉस करके स्लिट से होते हुए ब्लड आ गया पीसीटी में। 300 ऑस्मोलैरिटी का ब्लड नीचे आया। फिर जैसे ही वो नीचे आता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो यहाँ पर क्या है, वाटर के लिए परमिएबिलिटी है, अभी अभी हमने पढ़ा। तो वाटर बाहर निकलेगा, रीएब्सॉर्ब होगा। वाटर रीएब्सॉर्ब होगा तो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, वाटर की कम होती जाएगी। तो ये होगी 400, देन 600, देन 800, देन 1000, देन 1200। ठीक है, यहाँ वाटर बाहर निकल गया है। अब जैसे ही असेंडिंग लिम्ब में गया तो ये इसकी परमेबिलिटी वाटर के लिए खत्म हो गई, और किसके लिए बढ़ गई, ये बढ़ गई NaCl के लिए। परमेबिलिटी बढ़ गई NaCl के लिए, NaCl के लिए। तो जैसे ही परमेबिलिटी NaCl के लिए बढ़ी तो क्या हो रहा है, NaCl बाहर निकल रहा है, वाटर बाहर नहीं निकल रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी डाउन हो रही है। तो ये 1200 से 900 हुई, 600 हुई, 400, देन ये दोबारा 300, इनफैक्ट 200 पर आ गई। यहाँ पर मैक्सिमम जितना हमने जिस ऑस्मोलैरिटी का ब्लड लिया था उससे भी कम ऑस्मोलैरिटी कहां पर मिली हमको, डीसीटी में। कहां मिली, डीसीटी। ठीक है, अब ये 200 वाला जो था जो ब्लड था वो नीचे गया। ठीक है, अब ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके ये बचा कुचा इसमें पानी था वो, क्योंकि यहाँ पे वाटर के लिए कंडीशनल एडीएच की प्रेजेंस में क्या है, परमेबिलिटी है, तो रीएब्सॉर्ब हो गया यहाँ पर दोबारा से वाटर। फिर से जो है यहाँ पर क्या हुआ, वाटर बाहर निकल गया, इलेक्ट्रोलाइट बढ़ गए, और थोड़ी सी मात्रा में यूरिया भी यहाँ पर निकल गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। जस्ट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा हटा देती हूँ ताकि आपको पिक्चर और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां पे फिर से वाटर रीएब्जॉर्प्शन शुरू हो गया। अब ये जो वाटर यहाँ पर निकला और ये जो यूरिया यहाँ पर निकला, इस यूरिया को दोबारा से यहाँ पर ये जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले है वहां पर उसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया, और जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया और फिर यहां से दोबारा जब वो ब्लड यहां पर आया तो इसने दोबारा से इसको लौटा दिया। इस तरीके से ये मैनेज होता है। अच्छा, यहां पर जो इन्होंने वाटर रिलीज किया, अब इसके साथ साथ ये पैरेलल वे में हमारी वासा रेक्टा चल रही है, जो कि यहाँ पर पिक्चर दिखाया हुआ है आपको। ठीक है, वासा रेक्टा का मूवमेंट इस तरफ है, जस्ट अपोजिट है ना, जस्ट अपोजिट है, इसका मूवमेंट इस तरफ है। तो जब वासा रेक्टा का मूवमेंट इस तरफ है तो ये जो इसके बिल्कुल यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ब्लड आया 300 का, और ये यहाँ पर परमेबिलिटी किसके लिए थी,
NaCl के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर आए वो एब्जॉर्ब कर लिए वासा रेक्टा ने। जब वो एब्जॉर्ब कर लिए तो इसकी क्या हुई, 300 से ऑस्मोलैरिटी बढ़ी 400, 400 से हुई 600, 600 से हुई 800, 800 से हुई 1000। ठीक है, क्योंकि ये परमिएबिलिटी NaCl के लिए है, वाटर के लिए नहीं है। ठीक है, वो अंदर जा रहे हैं NaCl, तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। अब जब इसको नॉर्मल ब्लड में वापस जाके मिलना है, क्योंकि यहां से तो छन गया, फिल्ट्रेट हो गया ब्लड। अब जब इस ब्लड को जो 300 वाला था, यहाँ पे उसकी ऑस्मोलैरिटी हो रही है 1000-1200। अब 1000-1200 का तो नॉर्मल भेजेगा नहीं, क्योंकि ब्लड भी तो कहेगा भाई मैंने 300 ऑस्मोलैरिटी वाला आपको ब्लड दिया था, मुझे 300 ऑस्मोलैरिटी वाला दो वापस। तो अब इस केस में क्या होगा कि ये जो असेंडिंग लिम्ब है इसका वासा रेक्टा का, उसकी परमिएबिलिटी वो कहेगा कि भाई आपने क्योंकि NaCl ले लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, ये यहाँ पर NaCl आपने ले लिया है, इस वजह से आपकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है। अब इसे कम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप दोबारा से जो NaCl ये वाला जो नेफ्रॉन ने रिलीज किया था और आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसको रिलीज कर दीजिए। तो जब उसने वो रिलीज किया तो धीरे धीरे 1000 से 800, 800 से 600 वो रिलीज करता गया NaCl, 600 से 400, 400 से 300 हो गई, और फिर 300 वाला वापस मेन स्ट्रीम में जाकर मिला। कहानी समझ में आ गई कि किस तरीके से ऑस्मोलैरिटी डाउन होगी और फिर बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब इन लाइंस को पढ़ते हैं, तब आपको मेरी बताई हुई बात और अच्छे से समझ में आएगी। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इनटू द टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सही है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होता है, एक में ऐसे होता है तो दूसरे में ऐसे होता है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है तो एक वो क्या कर रहा है, एक करंट फ्लो कर रहा है, एक काउंटर करंट उन दोनों के बीच में डेवलप हो रहा है। और इसी तरीके का जो काउंटर करंट है वो डेवलप हो रहा है ब्लड में, जो कि वासा रेक्टा के दोनों लिम्स हैं उनके बीच में भी, क्योंकि उसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है। The flow of blood through the true limbs of vasa recta is also in the counter current pattern. The proximity between Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining as increasing osmolarity towards inner medullary interstitium from 300 osmolarity to 1200 or 1200 in the inner medulla. दोनों में, वासा रेक्टा में और किसमें, लूप ऑफ हेनले में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसके बीच में एक तरीके का काउंटर करंट डेवलप हो रहा है। ब्लड फटाफट से आ रहा है बाहर, किसी कहीं कहीं वाटर के लिए परमेबिलिटी है, कहीं NaCl के लिए है, और दूसरी वाली यानी कि वासा रेक्टा में भी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस करंट की वजह से फटाफट से क्या हो रहा है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन हो रही है पर्टिकुलर एरिया, और एक ग्रेडियंट बन जाता है, इस वजह से डेवलप होती है। और ये ग्रेडियंट क्यों होता है, इट इज मेनली बिकॉज ऑफ NaCl एंड यूरिया। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब, है ना, ऑफ हेनलेज लूप विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा। ये लाइन आपको समझ में आई? देखिए इस वाले डायग्राम को दोबारा देखते हैं। असेंडिंग लिम्ब, ये वाला असेंडिंग लिम्ब किसका है, नेफ्रॉन का, लूप ऑफ हेनले का। इसने ये जो NaCl दिया वो किसने एक्सेप्ट किया, वो एक्सेप्ट किया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने। ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और ये है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो असेंडिंग लिम्ब का जो NaCl था वो किसने एक्सेप्ट किया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा ने। यही लाइन यहां पर कही जा रही है, NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta. NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta. सही बात है। Similarly, small amount of urea enter in the thin segment of ascending limb of Henle's loop which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. ये जो थोड़ा अमाउंट यूरिया असेंडिंग लिम्ब में चला गया था यूरिया का, वो वापस कौन उसे लौटाता है, कलेक्टिंग डक्ट दोबारा से यूरिया भी रिलीज करती है। ठीक है, देखिए दोबारा ये डायग्राम, ये यूरिया यहाँ पर रिलीज हुआ था ना, यहाँ पर इसने थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया था, ये गया, फिर दोबारा से कलेक्टिंग डक्ट ने इसको रिलीज कर दिया। सो अरेंजमेंट ऑफ हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा,
हेनलीज लूप और वासारेक्टर का ये जो अरेंजमेंट है उसके थ्रू ही काउंटर करंट मैकेनिज्म डेवलप होती है और इसी अरेंजमेंट को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं. दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम. Presence of such interstitial gradient help in an easy passage of water from collecting tubule, thereby concentrating the urine. और इसी तरीके से क्या होता है, यूरिन को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है. ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 times concentrate देन इट्स इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म. जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है उससे 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड होती है ह्यूमन किडनी. ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है. So this is all about the structure, filtration, reabsorption, secretion part. बाकी का जो इसका पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आई होप आपको अभी तक के कंसेप्ट्स क्लियर हो गए. थैंक यू सो मच.